नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरुआत आज के अपने सेशन की करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल आप सभी के सामने है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, दो सम संख्याएँ हैं, बेसिकली दो संख्याएं हैं और वो किस प्रकार की हैं, वो संख्याएं एक तो सम है। ठीक है, दो संख्याएं हैं और सम है। तो पहले हम सम को जान लें क्या है। सम ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएं, है ना, दो से जिनका विभाज्य होना पॉसिबल हो, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 200m से 0, 2, 4, 6, 84, 16, 86, 92, 1002 सभी संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, है ना। या फिर आप ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या फिर 8 हो, या फिर ठीक है 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, तभी वो संख्याएं सम संख्याएं मानी जाएंगी। ठीक है, तो सम संख्याओं को हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि संख्याएं सम हैं तो क्या होगा। संख्याएं आप अगर कोई भी सम संख्या मान लेते हैं, हम 84 लेते हैं, तो जब अगले सम संख्या आप खोजने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे इसके जस्ट अब बाद वाली संख्या जो है वो 85 है, लेकिन ये सम नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं 86, ये सम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद अगर फिर से आप देखेंगे तो ये 87 जो कि सम नहीं है, फिर इसके बाद 88, है ना। और चूँकि हमने बताया भी है कि जो संख्याएं दो से डिवाइड हों, दो से विभाज्य हों, दो से विभाजित, ठीक है, तो दो से विभाज्य होने का मतलब है कि दो ही के अंतर में आएंगे सब सारी संख्या, दो के अंतर में। तो क्रमागत का मतलब होता है जस्ट बाद वाली संख्या, है ना। जैसे हम कोई संख्या अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे दी तो गई नहीं है संख्या, तो हमने अगर x माना तो अगली जो क्रमागत संख्या इसकी होगी वो क्या हो जाएगी, दो के अंतर में होगी। तो हम कह सकते हैं कि x के बाद जो दो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्रमागत दूसरी सम संख्या होगी, है ना, मतलब x की क्रमागत संख्या होगी। तो वो संख्या कुछ भी हो सकती है, वो निकालने की बात का विषय है। लेकिन अब हमने संख्याएं माना कि पहली संख्या x हो गई और दूसरी x+2। ठीक है, ये हमें संख्याएं मानी है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का जो अंतर है वो 84 है। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे ना हम लोग, तो वर्ग में हम पहले बड़ी संख्या का वर्ग करें, उसके बाद छोटी संख्या का वर्ग करें और आपस में घटाने पर ये 84 के बराबर प्राप्त होता है। तो हम 84 के इक्वल इसको कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना। आपको पता होगा a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फार्मूला, उसी फार्मूले को यहाँ हम अप्लाई करें तो x² + 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x माइनस x² बराबर 84। ठीक है, -x² से प्लस का x² आपस में काट देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 x, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4x बराबर 84। ठीक है, अब यहाँ से 4x को रोक लेते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 84 - 4। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/4, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो 20, और यहाँ पे दूसरी जो संख्या है x+2 वो हो जाएगा 20 + 2 और 22, है ना। और हमसे कहा जा रहा है, मतलब हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई 20 और 22। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि योग क्या है दोनों का। तो हम फाइनली 20 और 22 को जोड़ेंगे और जो हमारा आंसर है 42 उसको हम प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। तो दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे शब्दावली पे देखिए कि संख्याएं हैं, एक शब्दावली, दूसरा गुणनफल है, तीसरा है औसत, चौथा है घन और योग, पांचवा है योग। ठीक है, इन्हीं से हम
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले संख्या पर बात करें, ठीक है। अब संख्याएं तो हमें दी नहीं गई हैं, ठीक है, गुणनफल दिया गया है और औसत दिया गया है। तो संख्याएं अगर हम माने ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है 32 है, इनका गुणनफल यानी ए इंटू बी, और ये दिया जा रहा है हमें 32, ठीक है। अगली शब्दावली क्या है? औसत। औसत का मतलब आप समझते हैं? औसत का मतलब है कि जैसे कई संख्याएं आपस में दी गई हैं, है ना, 1 से लेकर के 10 तक, या x से लेकर के z तक, या y से लेकर के b से लेकर के c तक, कुछ भी दिया गया है, तो उनका जब हम औसत निकालने की चर्चा करते हैं तो उन सभी को हम जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हम उनको काउंट करते हैं, है ना, और उतनी ही संख्या नीचे हम लिखते हैं, और जो हमें एक्चुअल में निकल के आता है योग बटे संख्या, वही हमारा मतलब उन संख्याओं का जो औसत है वो कहलाता है, ठीक है। तो औसत का मतलब आप समझें, तो औसत यहाँ पे दिया गया है 6, ठीक है। तो औसत अगर हम संख्या के हिसाब से, मतलब जो हमने मानी है उसके हिसाब से माने, तो 2 संख्या हमारे पास हैं, तो कुल योग मतलब a प्लस बी हम करेंगे बटे कुल संख्या मतलब 1 और 2, क्योंकि 2 नंबर्स हमारे पास है तो 2 बटे 2 हो जाएगा बराबर 6। अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2 बराबर 12, ठीक है। a प्लस बी हमें प्राप्त हुआ बराबर 12 के बराबर। अच्छा, हमें a इंटू बी प्राप्त है, हमें a प्लस बी प्राप्त है। अब कहा जा रहा है आगे कि घनों का योग। घन का मतलब आप समझते हैं? क्यूब, है ना। जैसे हमने संख्या माना a प्लस a और b को माना है, तो a का क्यूब और b का क्यूब करें और उसके बाद इनका योग निकालें, यही यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने, ठीक है, तो वो कहलाता है संख्या का क्यूब। तो उसे हम एक प्रतीक के रूप में a क्यूब लिख देते हैं या संख्या का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हमें मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वो आएगा कैसे? आता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं जो जो हमें प्राप्त है। a प्लस बी हमें पता है कितना, a प्लस बी का मान 12, ठीक है। तो हमने 12 रखा और इसका क्यूब किया, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू भी हमें दी गई है 32, ठीक है। तो हमने 32 रखा गुणे a प्लस बी की वैल्यू फिर से 12, ठीक है। अब 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, तो हमने 1728 रखा, ठीक है। वर्ग और क्यूब आपको कुछ संख्या तक, कम से कम 15 तक तो आनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ, चूँकि बार बार गुणा करना फिर टाइम आपका वेस्ट होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मायने नहीं रखता है कि आप सवाल को हल कर पा रहे हैं, मायने ये रखता है कि सवाल को आप कितनी जल्दी हल कर पा रहे हैं, ठीक है, कितनी जल्दी आप उसके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप क्यूब और जो स्क्वायर और क्यूब है उसको याद कर लें थोड़ी संख्या में। 1728 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 32 गुणे 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 और 2 38, 384 को फिर से हम मल्टीप्लाई करें 2 से, सॉरी 3 से, 3 चौको 12, 3 8 24 1 25, 3 3 9 2 11, 1152, ठीक है। तो इसको एक तरफ ले लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1728 माइनस, इसको भेजेंगे लेफ्ट में तो ये हो जाएगा 1152, ठीक है। घटाते इसको आपस में, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा 6,
1728, 1152 घटाते हैं। 8 में से 2 जाएगा 6, 12 में से 5 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5, 576। ठीक है, तो ए और बी, ए क्यूब प्लस डी क्यूब का जो वैल्यू है वो हमें 576 के रूप में प्राप्त हुई है। मतलब जो संख्याओं का घन है उनका जो योग है वो निकालना था हमें, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, 3 संख्याएं हैं। इस बार संख्या की शर्त दे दी है और आपको उसी के अनुसार मानना है। ठीक है, अभी तक मैं एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते थे, लेकिन अब संख्याएं चूँकि एक अनुपात दे दिया गया है तो उसके हिसाब से हम संख्याओं को मानेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा सवाल को करने में। ठीक है, तभी तो आप अनुपात को जानें कि क्या है भाई अनुपात। अनुपात का मतलब होता है तुलना। ठीक है, जब हम किसी संख्या से आपस में 2 संख्याओं की तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात रूप में कहते हैं कि हाँ ये इस रेशियो में है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि एक बाल्टी में पानी है और दूध है। ठीक है, किस रेशियो में है, तो हम रेशियो का मतलब तुलना कर रहे हैं कि पानी की तुलना में दूध कितना है, एक उसका सरलतम रूप निकालते हैं, वही होता है हमारा अनुपात। ठीक है, इसे एक रूप से और समझें कि यदि आपकी तुलना आपके मित्र के साथ की जाए, है ना, या यूँ कहें कि ए और बी आपके मित्र से क्यों करें, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब इनकी आपस में झगड़ा है। किस बात की झगड़ा है कि भाई मैं ज़्यादा रिच हूँ, ये कह रहा हूँ मैं ज़्यादा रिच हूँ। तो उन्होंने एक कमेटी बैठाई, कहा कि भाई ठीक है देखते हैं कौन ज़्यादा रिच है। तो इन्होंने कहा मेरे पास भाई टीवी है, इन्होंने कहा मेरे पास टीवी है। फिर इन्होंने कहा मेरे पास रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इन्होंने भी कहा मेरे पास रेफ्रिजरेटर है। फिर ऐसे करते 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 जो चीज़ इनके पास होती वही चीज़ इनके पास होती, फिर इनके पास जो होती वो इनके पास होती। तो करते करते कुछ ऐसी चीज़, जैसे इनके पास वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा थी और इनके पास एक प्रेस थी जो एक्स्ट्रा थी, जो दोनों में कॉमन नहीं था। तो एक अनुपात लगाने के लिए, मतलब तुलना करने के लिए कि फ्रिज तुम्हारे पास है तो फ्रिज मेरे पास भी है, इसका कोई मतलब नहीं, तुलना करना ठीक नहीं है। हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं आपस में एक दूसरे के पास तुलना उसी से करें। तो अब हमें देखना है कि वॉशिंग मशीन महंगी है या प्रेस महंगा है। तुलना केवल इन्हीं दोनों में होना है। ठीक है, इनको जोड़ करके वैल्यूज़ इनकी पता करके मार्केट प्राइस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों के पास सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन और जो फ्रेश है उसमें हम तुलना करने वाले हैं। ठीक है, यही कहलाता है रेशियो। मतलब कि जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हटा दें, उसके बाद जो बचा जिसकी तुलना, मतलब जिसमें कुछ कॉमन न रह जाए सरल रूप में, उसी को हम कहेंगे कि हाँ ये एक अनुपात के रूप में है। ठीक है, तो अनुपात यहाँ पे देखिए अब संख्याएं हैं 1:2:3 में। तो अब इनमें कुछ ऐसा होगा जो हटाया गया होगा, जो कुछ कॉमन है तो कुछ हटाया गया वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम उसे x मानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × x, 2 × x और 3 × x, है ना। x के जगह कुछ भी हम मान सकते थे। तो संख्याएं भी हमें इसी रूप में मानना है कि 1x का मतलब x, 2 × x मतलब 2x और 3 × x मतलब 3x। ठीक है, ये संख्याएं हमें मान ली है कि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हो सकती हैं। तो अब इनके वर्गों का जो योग है वो 126 दिया जा रहा है। इसी की सहायता से हमें संख्या प्राप्त करनी है। तो वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करें तो x² और इसका वर्ग करें तो 2x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें 3x का स्क्वायर। और तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो उनका जो योग है वो 126 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, 126 हमें प्राप्त हुआ। अब इसको एक्सपेंड करते हैं भाई, तो ये 2 और x का अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू x स्क्वायर बराबर 126। जोड़ लेते हैं इनको, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, 14 x स्क्वायर बराबर 126। x स्क्वायर की वैल्यू निकालें हम तो 126/14 ये हो जाएगा 9। जहाँ से x की वैल्यू निकालें हम तो हो जाएगा √9, जो कि होता है 3 के बराबर। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई तो ये होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 9। तो संख्याएं जो हैं वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं। पहली संख्या 3, दूसरी 6 और तीसरी 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये तरीका, ये जो व्यवस्था मैंने बनाई है बताने का तरीका, वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा है परसेंटेज पर आधारित कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, एक व्यक्ति हैं ए और दूसरे हैं बी। अब कहा जा रहा है कि जो ए की आय है, मतलब इनकी जो आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। बी की जितनी भी आय है उससे 10% अधिक है। ठीक है, तो अगर हम बी की आय को 100 मान लें, ठीक है, अब यहाँ पे तुलना करें, 10% अधिक है तो इसका अगर हम 10% निकाल करके ए में ऐड, मतलब इसी में ऐड करें, ठीक है, तो वो हो जाएगी ए की आय। तो आप सबको पता है कि 110 आने वाला है, मतलब 100 का अगर 10% निकालते हैं तो 10 ही आना है, 10 ही आने की पूरी संभावना है ना। संभावना क्या आएगा ही 10, तो इस 10 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब आगे कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो 100 से हम तुलना करते हैं तो उसका अंकीय मान और परसेंटेज मान दोनों जो है एक ही होता है। मतलब अगर 10% हम निकालें तो 10 आने वाला है, 10 घटाएंगे तो कितना घटाया, 10% घटाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 100 से तुलना करने पर अंकीय मान और प्रतिशत मान एक ही होता है, सेम। लेकिन यहाँ पे अगर हम बी की बात करें कि बी कितना कम है, तो आप कहेंगे अंकीय रूप से तो 10 कम है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत रूप में ये 10 नहीं है ना, क्योंकि अब तुलना 100 से नहीं, अब तुलना 110 से हो रही है। ठीक है, तो 10 कमी है, ए से 10 कम है। तुलना हम ए से कर रहे हैं तो जो प्रतिशत निकालेंगे उसका जो हर होगा, है ना, जो बेस होगा वो 110 होगा। ठीक है, तो 10/110 गुणे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हमने कैंसिल किया, 0 से 0। अब हम 100/10 11 निकालेंगे तो ये आएगा 11×9 = 99 और 1/11, मतलब 9 सही 1/11 हमारा आंसर आएगा। मतलब इतना प्रतिशत जो बी है वो ए से कम है। ठीक है, ए से तुलना करने पर इतना प्रतिशत कम है, तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि बी की आय ए की आय से 9 सही 1/11% कम है। तो ये रहा था आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और काफ़ी कुछ मैंने कोशिश करी है कि आपको जो सलूशन है वो काफ़ी इजी टर्म में बताया जाए, इजी टू ईजियर, मतलब काफ़ी आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं, ऐसी मेरी कोशिश है और आगे भी ऐसी कोशिश मैं करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।